द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब कैलकुलेट करने के लिए कौन भाई साहब है? रॉल्स लॉ, ठीक है ना। कौन आया बताओ? रॉल्स लॉ है ना। इसने क्या करा देखो, जैसा कि समझाया मैंने है ना, एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें दो प्रकार के कौन है? अवयव है ना। इसमें कौन है? अवयव, अवयव एक, ठीक है। अवयव एक है, वो भी क्या है? वाष्प दाब है, ठीक है। अवयव एक है, ये भी क्या है? ये एक वाष्पशील है। क्या है? वाष्पशील द्रव है, ठीक है। तो इसका जो अपना खुद का वाष्प दाब होगा वो क्या होगा? शुद्ध रूप में होगा ना, प्योर पी नॉट एक मान लो, ठीक है ना। ये क्या है? अवयव, अवयव एक का शुद्ध वाष्प दाब, ठीक है ना, शुद्ध वाष्प दाब। और एक मेरे पास कौन है? अवयव बी है इसमें, बी। बी कौन होगा? विलय मान लो, ठीक है। तो इसमें कौन है? अवयव बी, बी कह लो या फिर आप कह लो दो, अवयव दो इसके अंदर है, ठीक है। और इसमें ना दोनों मिक्स हो गए, दोनों इसमें मिक्स हो गए, और दोनों कैसे हैं? वोलाटाइल, यानी कि वाष्पशील है। दोनों के क्या बन सकते हैं? वाष्प बन सकते हैं। तो जब इसके वाष्प बनेंगे तो जो दाब होगा, वाष्प दाब, वो अवयव एक का भी होगा और अवयव दो का भी होगा। तो इस पात्र के अंदर टोटल वाष्प दाब कितना होगा? ये रॉल्स वाइस हमने बताया, ठीक है ना। यानी कि P नॉट टू क्या होता है? अवयव दो का शुद्ध वाष्प दाब, शुद्ध वाष्प दाब। ये शुद्ध वाष्प दाब का मतलब मालूम है ना? शुद्ध वाष्प दाब का मतलब क्या था? कि जब कोई अवयव एक है, मान लो वो अकेला है, मिक्स नहीं है, तो उसका जो खुद का होगा वाष्प दाब वो क्या होगा? P नॉट वन। तो रॉल्स भाई साहब ने क्या कहा कि ये जो विलयन है इसके अंदर प्रत्येक स्पीशीज का जो वाष्प दाब होगा ना, उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। देखो, तो रॉल्स लॉ के अनुसार हमारे पास क्या आना चाहिए? रॉल्स लॉ क्या कहता है? देखो, रॉल्स लॉ तुमसे सिंपली एक बात कहता है, ये लाइन आपको याद रखनी है। ये आ गया सामने, ठीक है। क्या कह रहा है? ये तुमसे कह रहा है इसमें राउल्ट लॉ या फिर राउल्ट नियम से क्या जाना, क्या जानते हैं हम लोग? इस नियम के अनुसार वाष्पशील क्या होता है? वाष्पशील जिसको उड़ना आता है, जिसका वाष्प दाब बनता है, वाष्पशील जो लिक्विड होता है उसके विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है ना। यानी कि जो इसमें अवयव एक का वाष्प दाब है वो समानुपाती होगा किसके? उसके मोल अंश के, ठीक है। और जब हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगता है बताओ? एक कांस्टेंट लगता है। इस केस में हम लोग क्या लगाते हैं? P नॉट वन। अवयव एक का है तो P नॉट वन लगाएंगे, x1। ये हुआ राउल्ट का नियम हो गया। अब विलियन के अंदर कौन है? दो स्पीशीज है, दो है इसमें, तो दूसरे का क्या होगा? दो, दूसरे का क्या होगा? P2 समानुपाती x2। x2 कौन है? मोल अंश। तो जब यहां पर भी तुम हटाओगे समानुपाती का चिन्ह तो क्या लगेगा? P नॉट 2 और x2, ठीक है। यानी कि खुद ही कह रहा है कि प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब जो होगा विलयन में उपस्थित उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि जितना उसका मोल अंश बढ़ेगा उतना क्या होगा? उसका उस विलयन में वाष्प दाब भी होगा, ठीक है। अब डाल्टन के नियम अनुसार अगर हमें इस पात्र के अंदर टोटल निकालना है वाष्प दाब कुल, तो क्या निकालेंगे? डाल्टन के नियम अनुसार है ना, क्या बोलते हैं? कुल वाष्प दाब जो होगा किसका? विलयन का। तो यहाँ पर लिख देता हूँ विलयन, ठीक है भाई, विलयन का ही तो होगा, तो यहाँ पर मैं इसमें लिख दूंगा विलयन। कितना होगा? अवयव एक का आंशिक वाष्प दाब प्लस अवयव दो का, ठीक है। इस विलयन में दो तो लोग हैं, एक अवयव एक है और एक अवयव दो है, तो दोनों अवयवों के आंशिक वाष्प दाब को जोड़ दो, इस विलयन का क्या निकल जाएगा? टोटल, यानी कुल वाष्प दाब निकल जाएगा, ठीक है। तो P विलयन इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? देखो, यहां हम लोग लिखेंगे P1 का मान कितना है? P नॉट वन x1 प्लस P नॉट टू x2, है ना। तुम चाहो तो केवल इसको ही याद रखो, ठीक है।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको ना आगे जो ना और भी सॉल्व कर देते हैं। कैसे? कुछ ऐसे, पी विलियन इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, पी नॉट वन एक्स वन प्लस पी नॉट टू लिखा हुआ है ना, इस एक्स टू के साथ क्या लिखते हैं, एक माइनस एक्स वन। अगर हमें किसी एक अवयव का भी मोलंस दिया हुआ है ना, तो भी हम निकाल सकते हैं उस विलयन का क्या, कुल वाष्प दाब। देखो ऐसे, तो पी नॉट वन एक्स वन हो गया, प्लस गुना करो उसमें पी नॉट टू माइनस पी नॉट टू और एक्स वन। देखो एक्स वन दोनों में है ना, इसमें भी और इसमें भी, तो यहां से एक्स वन कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बनेगा, पी नॉट वन माइनस पी नॉट टू और प्लस क्या आ जाएगा, पी नॉट टू। ठीक है ना, तो ये क्या है, पी सॉल्यूशन यानी कि विलयन का कुल वाष्प दाब हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है ना, मतलब ऐसे भी निकालते हैं। तो तुमको ना केवल ये ध्यान रखना है, ये तो अपने आप ध्यान हो जाता है। ठीक है, तुम अगर ये भी याद नहीं रखते हो तो कोई बात नहीं, तुम पी वन इक्वल टू क्या है, पी नॉट वन और एक्स वन भी ना याद रख सकते हो, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा, विलयन का वाष्प दाब निकल के आ जाता है। ठीक है, यही कहता है कौन, राउल्ट का नियम। ठीक है ना, अब राउल्ट के नियम के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ भी बनाते हैं, ग्राफ है ना। देखो इसका ना एक बहुत ही इंपोर्टेंट सा है ग्राफ है, वो तुम्हें ध्यान रखना है। ग्राफ को पढ़ने के लिए भी ना थोड़ा सा तरीका पता होना चाहिए। देखो राउल्ट क्या बोलता है कि हम लोग इस वाले पे क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, वेपर प्रेशर है ना, वाष्प दाब, और यहाँ पर क्या लेंगे, मोल अंश, मोल अंश। तो इसका ना जो ग्राफ है वो तुमको लिखना आना चाहिए। यहाँ पर मान लो इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, देखो है ना, यहाँ पर बोलता है कि जो पी नॉट वन है वो ज्यादा है किससे, पी नॉट टू से। क्या मतलब है इसका, कि जो अवयव ए है वो क्या है, ज्यादा वाष्पशील है किससे, अवयव दो से। तो मान लो यहाँ पर क्या, यहाँ पर शुद्ध है पी नॉट वन, ठीक है, और यहाँ पर है पी नॉट टू, शुद्ध होगा इसमें कहिए ना। तो इसका क्या होगा, यहाँ पर शुद्ध ये हो गया, तो एक्स टू क्या होगा, यहाँ पे एक्स टू यहाँ पे जीरो हो जाएगा, है ना, और एक्स वन यहाँ पे क्या होगा, एक होगा, एक्स का मोलंस। और यहाँ पर जो मोलंस होगा अवयव दो का, वो क्या होगा, अवयव दो का होगा, एक होगा, और अवयव, इसको ऐसे ले लेते हैं ना, अवयव एक का होगा यहाँ पे जीरो, और अवयव दो का होगा यहाँ पर शुद्ध है ना ये। x2 यहाँ पर कितना है, एक है, मतलब यहाँ पर केवल अवयव दो है इस पे उसका, ये ना शुद्ध रूप में, इसलिए यहाँ पर क्या है, तो ये शुद्ध वाला है। तो यहाँ पर क्योंकि मोल अंश x2 का जीरो है, तो केवल कौन होगा, फर्स्ट होगा अवयव, है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पी नॉट वन, क्योंकि वो शुद्ध रूप में है वो। अब क्या हुआ, देखो राउल्ट के नियम के अनुसार क्या बोलता है, पी वन क्या है, समानुपाती है मोल अंश वन के। तो समानुपातिक चिन्ह कहां से निकलता है, ऐसे। ठीक है, देखो ये गया इधर, मतलब क्या हुआ कि x2 का था कितना, जीरो, x2 का मान बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक हो गया, इसीलिए क्या हो गया, उसका वाष्प भी बढ़ गया। तो ये हमारा P2 समानुपाती x2 का हुआ। ठीक है, यहां पर क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे जीरो है, x1 बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, पूरा कंप्लीट हो गया ना। तो ये वाला होगा P1, P1 समानुपाती x1। ठीक है, और ये हुआ, देखो विलयन के अंदर ये है ग्राफ अवयव एक का, और ये है ग्राफ अवयव दो का। जब हम टोटल इसको जोड़ देंगे ना, तो यहां से निकल के आता है विलयन का कुल वाष्प दाब, है ना, यहाँ पर आता है पी विलयन। ये जो लाइन है ना वो दोनों के जोड़ को दिखा रहा है, P1 को प्लस P2 को। ठीक है ना, ये ग्राफ ना हमें आना चाहिए राउल्ट के नियम अनुसार। ठीक है ना, x2 का इधर की तरफ बढ़ रहा है, x1 का इधर घट रहा है। ठीक है ना, ऐसे देखो x1 कितना है, एक है, मतलब यहाँ पर x2 के मोलंस जीरो है, प्योर रूप में केवल कौन है, विलायक वन है, इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पर उसका प्योर नॉट यहाँ पे है ना लिखा हुआ है। ये ग्राफ ना तुमको ड्रॉ करना चाहिए ना, कॉपी करो फटाफट से, फिर हम लोग बढ़ते हैं अभी आगे। ठीक है, ये मैं तुमको रिवीजन कह सकते हो कि ना, डीपली ही चल रहा है ना, मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, देख लो फिर भी। अब तुम ना इसको लिख लेना बाद में, क्या मैं पीडीएफ सेव कर दूंगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें आगे अब राउल्ट्स के नियम के अंदर ही हम लोग एक चीज और देखते हैं, क्या, वाष्प प्रवस्था। ठीक है ना, मैं एक बार फिर से बना दे रहा हूं। इस विलयन के अंदर अभी तुमने क्या देखा कि दो प्रकार के, इसमें कौन था,
अवयव थे। कौन थे इसमें? अगर आप समझ में तब आता है ना जब तुमने शुरू से पढ़ा हो पहले। देखो ग्राफ में इसमें कुछ था नहीं, समझाया था मैंने ना। देखो हाँ, इसमें क्या हुआ, अब मान लो इसमें हमारे पास क्या हुआ, देखो जब इसमें मोल अंश था अवयव एक का, अवयव एक का मोल अंश है ना किसमें है? द्रव अवस्था में। द्रव प्रवस्था में अवयव एक का मोल अंश, अवयव एक का मोल अंश, ये हमारे पास कौन है? x1 है। और x2 क्या है? द्रव अवस्था में, अवस्था मत कहो, प्रवस्था में अवयव दो का मोल अंश, ठीक है। और सुनो, अब अगर अवयव एक और अवयव दो दोनों क्या हो रहे हैं? वाष्प बन के उड़ रहे हैं, तो जो x1 है और x2 है ये तब मोल अंश है उनके जब किसमें? ये लिक्विड स्टेट में है, द्रव अवस्था में। लेकिन जब इसके वाष्प बन गए तो वाष्प जो है 1 वाले का भी बन रहा है और 2 वाले का भी बन रहा है ना। तो y1 और y2 क्या है? y1 जो हमारा हो जाएगा वो हमारा क्या होगा? मोल अंश होगा, ठीक है ना। लेकिन किसमें? गैसीय प्रवस्था में, ठीक है। तो हम लोग यहां लिख देंगे गैसीय प्रवस्था में अवयव एक का मोल अंश, ठीक है ना, अवयव एक का मोल अंश। और y2 क्या हो जाएगा? गैसीय प्रवस्था में अवयव दो का मोल अंश, मोल अंश। सुनो, तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं? हमने x1 इक्वल टू अभी क्या लिखा था? x1 हम लोगों ने भी यहाँ पे लिखा था p1 इक्वल टू p0 1 और x1, तो x1 का मान क्या होगा? p1 अपॉन p0, नहीं होगा, है ना। ये हमारा कौन होगा? x1 होगा। यानी ये क्या है? लिक्विड स्टेट में अवयव एक का क्या? मोल अंश। लेकिन हमको क्या चाहिए? द्रव अवस्था में अवयव एक का मोल अंश। तो ये जो x1 और y1 है इसके बीच क्या संबंध है? लिक्विड स्टेट में आपको अवयव एक का मोल अंश देगा, तुमसे गैस अवस्था में अवयव एक का मोल अंश पूछेगा। तो कैसे निकालेंगे ना, उसके बीच में एक रिलेशन होता है, अगर तुम भूल जाओगे तो ऐसे याद रखना। देखो डाल्टन भाई साहब ने और रोल्स भाई साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। डाल्टन ने तो प्रत्येक अवयव का निकलवाया वाष्प दाब किसमें? लिक्विड स्टेट में, ठीक है ना। लेकिन जो डाल्टन भाई साहब है उसने निकाला था गैसीय अवस्था में। डाल्टन ने बोला था कि मान लो अगर तुम्हारे पास एक कंटेनर है, मतलब एक बर्तन है और उसके अंदर कई सारी गैसें हैं, ठीक है, इसमें गैस है कई सारी, ठीक है। मान लो गैस ए है, गैस 2 है, गैस 3 है, इसमें मान लो 3 प्रकार की गैस है, ठीक है। गैस ए है, गैस बी है और गैस सी है, ठीक है। इसका जो मोल अंश है गैस ए का इसके अंदर, बस तीनों मिक्स है ना, तो उनके मोलों की संख्या भी तो होगी सुगर गैस की। इस मिश्रण के अंदर गैस ए, गैस बी, गैस सी है, इसके मोल अंश होंगे सबके अलग अलग। और इसके मोल अंश मान लो y1 हो गया, इसके मान लो y2 हो गया, इसके मान लो y3, ये इनके मोल अंश किसमें है? इसके अंदर है। तो इसके अंदर अलग अलग गैस का, गैस ए का जो वाष्प दाब है वो कितना है? दाब कह लो ओनली, ठीक है। गैस ए का दाब ए है, गैस बी का दाब क्या है इसके अंदर? बी है, और गैस सी का दाब क्या है? पीसी है, ठीक है ना। पीसी मतलब होता है कि पी मतलब दाब, सी मतलब गैस सी का, ठीक है ना। अब इसके अंदर कुल दाब तुमको दिया जाएगा, इसका कुल दाब जो है ना, कुल दाब है वो तुमको दिया जाएगा, और इसके मोलंस तुमको मालूम नहीं है कितने हैं। तो कैसे निकालेंगे? इस एक का मोलंस निकालने के लिए क्या करना होगा? इसको मुझे भाग करना पड़ता है, पी कुल को भाग कर दो, नहीं निकल दोगे ना। तो पी कुल जो हमारा होता है वो आता है उसके मोल अंश और आंशिक दाब के गुणनफल के इक्वल, ठीक है ना। पी जो हमारा होगा ए अवयव का, है ना, हाँ एक हो जो होगा वो मोल अंश y1 और गुना पी कुल होगा, ठीक है।
जो कुल दाब है उसके मोल अंश का क्या होता है, कुल दाब और मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है उस एक का आंशिक दाब। ठीक है, नहीं समझे तुम लोग? ये चीजें ऐसे होती रही ना। ये डाल्टन ने कहा था, ये कहा था किसने, डाल्टन ने, डाल्टन के नियम से, है ना, डाल्टन के नियम से ये आता है एक नियम। और राउल्ट्स ने बताओ क्या कहा, देखो राउल्ट्स ने कहा था तुमको ये वाली बात कि अगर कोई दो या दो से ज्यादा वाष्पशील अवयवों का मिश्रण है तो उसमें प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब होगा उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। ठीक है, इसने कहा था कि जो आंशिक दाब होगा गैसीय अवस्था में वो कुल दाब के गुणनफल के बराबर होगा, किसके, उसके मोल अंश के। ठीक है ना, ये बात इसने कहा था डाल्टन ने। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि डाल्टन इज इक्वल टू राउल्ट कर देंगे। ठीक है, डाल्टन ने क्या कहा, देखो डाल्टन ने ये बोल दिया P1 इक्वल टू Y1 और P कुल, है ना, इनटू में आपस में। और राउल्ट ने क्या बोल दिया, राउल्ट ने ये बोल दिया P01 और X1। ठीक है ना, इतना तुमको ध्यान रखना है। ये कहां से आता है, डाल्टन के नियम अनुसार। ये कहां से आता है, राउल्ट के नियम अनुसार। लेकिन अब अगर मेरे को गैस अवस्था में अवयव एक का निकालना है, क्या चीज, वाष्प दाब मोल अंश निकालने हैं, तो जो ये वाला है मेरे पास में P01 राउल्ट के नियम से, उसको भाग करना पड़ेगा किससे, P कुल से, P कुल से भाग करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको Y1 इसको हम लोग क्या लिखते हैं, P1 अपॉन P कुल। समझ में आया कि नहीं आया, ये लिखेंगे। इसी प्रकार से हम लोग Y2 भी निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, P1 अपॉन में, सॉरी P1 नहीं आएगा, P2 आएगा। तो P2 अपॉन में क्या आएगा, P कुल। ठीक है ना, ये संबंध होता है। क्या समझ में आया तुम लोगों को? अगर कोई दो अवयवों का मिश्रण है, दोनों अवयव थे लिक्विड, उसका बनेगा वाष्प। तो उसके वाष्प प्रवस्था में और द्रव प्रवस्था में मोल अंशों के बीच में संबंध ये होता है। ठीक है ना, हम यहाँ पर P2 का मान धर सकते हैं क्या, P02 X2, है ना। तो ऐसे करके हम लोग निकालते हैं कॉपी। ठीक है ना, कर लेना। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है बहुत ही बढ़िया एनसीईआरटी में। ठीक है, ठीक है ना, इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में तुम्हारा, ठीक है, उसे करके अभी दिखा देता हूं। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज और समझा देता हूं। ठीक है, राउल्ट के नियम से कौन सा चीज है वो देखो ये है। हाँ, इसमें एक चीज और है, देखो मान लो आपके पास इसमें क्या है, द्रव है। क्या है इसके अंदर, इसमें है द्रव। केवल क्या है इसमें, अवयव एक, अवयव एक का मोल अंश, मान लो इसमें X1 है। क्या है, X1 है, और तुमने इसके अंदर कोई दूसरा विलयन में वो डाल दिया, ठोस। ठीक है, अवाष्पशील विलय मिला दिया, विलय दो डाल दो, है ना, दो डाल दो। ठीक है, तो अब जो देखो सुनो, इसको तो उड़ना आता नहीं है, तो जब हमने इस प्योर विलायक में, शुद्ध है ना, शुद्ध अवयव एक का मोल अंश क्या है, अवयव एक है। अगर हमने इसके अंदर अवाष्पशील विलय मिक्स कर दिया तो इसका जो वाष्प दाब होगा, किसका, इस विलयन का, वो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब था उससे कम होगा या अधिक होगा, बताओ। समझ में नहीं आया तुम लोगों को मैंने क्या बोला? हा? मैंने ही बोला कि इस बीकर के अंदर अभी कौन है, शुद्ध अवयव एक है, उसका मोल अंश इतना है, मोल अंश X1, व वाष्प दाब कितना है, वाष्प दाब इसका क्या है, वो P01 है। तो जब मैं इस शुद्ध विलायक के अंदर ये डाल दूंगा अवाष्पशील विलय, तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। उस विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो शुद्ध विलायक वाले से कम होगा या अधिक होगा, कम होगा ना, क्योंकि क्या होता है, अवाष्पशील विलय को मिलाने से उसके अंदर वाष्प दाब कम हो जाता है। ये मैंने बताया था पहले, तुम क्या पढ़ रहे हो बैठ के, फिर एक ही जो पढ़ रहा है। हाँ देखो, तो शुद्ध अवयव है ना, तो क्या हुआ,
हम बोलते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वो कम होता है किससे? अवाष्पशील विलय युक्त विलयन से, ठीक है ना। अवाष्पशील युक्त कोई विलयन है जो कि बन गया, उसका वाष्प दाब कम होगा। किससे होगा कम? शुद्ध विलायक से। क्यों होगा कम? इसको उड़ना तो आता नहीं है, इसको तुमने जैसे मिक्स किया इसके अंदर, यहाँ पर अगर बैठ गया सरफेस पे कण, जो अवाष्पशील कौन है? विलय है, उसके कण उड़ तो पाएंगे नहीं, तो आकर के यहाँ पर बैठ जाते हैं। तो क्या करते हैं? शुद्ध विलायक का वाष्प कम बनता है पहले से, ठीक है ना। जितना पहले बन रहा था ना उससे कम बनेगा। तो हमसे क्या बोलता है कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? क्या बोलते हैं? कुछ ऐसा बोलेंगे, देखो, अवाष्पशील विलय युक्त अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, यानी कि P कुल जो हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? केवल P01 और X1 लिखेंगे। इसमें हम लोग P02 X2 नहीं जोड़ेंगे। क्यों? ये जो अवयव है तुम्हारा विलय, ये क्या है? अवाष्पशील है, तो इसको उड़ना तो आता नहीं है, तो इसके दाब इसमें होंगे नहीं कुछ भी, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब केवल विलायक के कारण होता है, ठीक है ना। यानी ये कौन है? विलायक है। तो P कुल इक्वल टू क्या बनेगा हमारा? P01 X1, ठीक है। और इसका ग्राफ जो है रॉल्स भाई साहब ने केवल ऐसे बनाया था, ठीक है ना। देखो बना देता हूं आपको फिर से इधर। इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनाते हैं। यहाँ पर कौन है? P01 है ना, और ये हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा। अब ये वाला ना हट गया। क्यों हट गया? इसका इसमें वाष्प भी नहीं है, ठीक है। तो केवल ये वाला है। X2 तक कितना, सॉरी यहाँ पर X1 कितना है? X1 यहाँ पर है 1 और X2 यहाँ पर है 0। X2 है कितना है? 1, X1 है 0। तो 0 से बढ़ता गया कितना पहुंच गया? मैक्सिमम पहुंच गया, ठीक है ना। ये ग्राफ बनता है इसके अंदर। ये क्या है? विलयन का है ना, विलयन का नहीं, विलायक का ये केवल है ना। तो विलायक का होगा तो क्या होगा? P1 समानुपाती होगा X1 के। ये दोनों रोल्स नहीं दिए थे, ठीक है। एक लिख दो ऐसे। इतना समझ में आ रहा है तुमको? अब इस पर बेस आता है क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी में इस पर बेस क्वेश्चन दिया हुआ है, बढ़िया सा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो तुम्हें करना चाहिए। हो गया इसको? देखो ये रहा वो क्वेश्चन, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको ना ये समझाया, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला आपको दिया था भी लिख करके, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया? ये रिलेशन ड्राइव कर दिया, ठीक है। Y2 क्या है? मोल अंश है अवयव 2 का, किसमें? वाष्प प्रवस्था में, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या है? ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास में है, एक मिनट एक चल रहा है। ये अभी आपने देखा, ठीक है ना, कि उसमें ओनली था कौन? विलायक का मोल अंश होगा इसमें। जब कौन होगा उसमें? जब उसमें ठोस पदार्थ घोल देते हैं। क्या घोल दिया हमने? ये तुमको वही दिखाना चाह रहा है इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, कि जब शुद्ध था विलायक तो इसके वाष्प बन रहे थे ज्यादा, इसके वाष्प दाब भी होंगे ज्यादा। जब तुमने शुद्ध विलायक के अंदर मिला दिया विलय, अब वो कैसा है? अवाष्पशील, चीनी हो सकता है, यूरिया हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, वो मिला दिया तो उसके जो कण होंगे वो आकर यहाँ बैठेंगे सतह पे, ठीक है। और जो जितना पहले वाष्प बन रहा था शुद्ध वाले का, उससे कम बन रहा है अब, ठीक है। कम बन रहा है क्योंकि जो अवाष्पशील विलय है ना, वो यहाँ से विलय के कण बनने नहीं दे रहा है। जहां से पहले कण वाष्प बन के निकल रहे थे वहां पर कुछ जाके बैठ गया, ठीक है ना। तो इसके वाष्प कम हो गए, तो इसमें अवाष्पशील विलय मिलाने से क्या होता है? वाष्प दाब कम हो जाता है विलयन का, ठीक है। वही तुमको बता रहा है
और केवल जो उसका होता है विलयन का वाष्पदाब केवल विलायक के कारण होता है, और वो होता है P1 = P01 x2, ठीक है ना। ये तुमको यहां से समझा रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इसमें लिखा होगा कहने का, ये लिखा हुआ है ना, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अवाष्पशील होते हैं। इनके घुलने से शुद्ध विलायक का वाष्पदाब कम होगा, ठीक है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो था वो तो इधर है, जो कि अगर तुम इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो ज्यादा ना हार्ड नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल खुद करना, ठीक है ना। मैं तुमको ना इसका जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उससे करवा देता हूँ। इंटेक्स्ट क्वेश्चन का ये रहा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है आपके पास में, इसे सॉल्व कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। न्यूमेरिकल्स है ये ना, बड़ा अच्छा सा न्यूमेरिकल है। देखो ये राउल्ट के नियम पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या 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 बोलता है, 350 केल्विन पर शुद्ध 2 द्रव है। कितने? 2 है द्रव। अगर तुमने रॉड्स में अभी तक नहीं समझ में आया तो तुम ये क्वेश्चन समझ लो, रॉड या फिर से आ जाएगा, ठीक। देखो इसमें कौन है, 2 अलग अलग लिक्विड है। एक ए लिक्विड है, क्या है, ये खुद ही बोल रहा है कि दोनों कैसे है, वाष्पशील। क्या है, द्रव ए का जो शुद्ध है द्रव ए और बी, उसके वाष्पदाब इतने और इतने हैं, यानी ए और बी दोनों शुद्ध रूप में है। किसमें दोनों शुद्ध रूप में है, देखो ऐसे। इसमें मान लो इसमें कौन है, द्रव ए है, इसमें द्रव ए है, ठीक है। ये शुद्ध अवस्था में इसमें कुछ मिक्स नहीं है भाई, इसमें कुछ मिक्स नहीं है, तो इसके जो वाष्प बन रहे होंगे, द्रव ए यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, वो कितना है, 450 mmHg वाष्प दाब है, किसका, विलायक वाले का, ए वाले का। और जो बी वाला है शुद्ध अवस्था में है ना, उसके वाष्प बनेंगे, तो उसका जो दाब होगा, ये तुमसे खुद ही बोल रहा है, द्रव बी का जो होगा वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में है ना, तो उसको हम लोग पी नॉट से दिखाते हैं, पी नॉट बी, वो कितना है, 750 mmHg। अब देखो ए वाले का 450 से बी वाले का क्या है 750, दोनों में से किसके दाब ज्यादा है, बी वाले के। तो इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि बी वाला अधिक वाष्पशील है, जो अधिक वाष्पशील है उसके वाष्प बनेंगे ज्यादा, उसका वाष्प दाब भी क्या है, ज्यादा, ठीक है। तो दोनों हो गए। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया, इनको, ये थे अलग अलग शुद्ध रूप में, इनको मिक्स करके हमने क्या किया, एक विलयन बनाया। क्या बनाया, एक विलयन बना दिया, ठीक है। ये पूरा बंद है, ठीक है ना। विलयन बनाते ही इसके अंदर दोनों मिक्स हो गए। तो जब दोनों मिक्स हुए तो इसके अंदर अवयव ए का भी वाष्प होगा और अवयव बी का भी होगा, तो उसका दाब होगा विलयन का दाब होगा, विलयन का दाब मतलब कुल दाब कितना होगा। क्या बोलता है क्वेश्चन में आगे, यदि कुल वाष्प दाब 600 mmHg है, मिलाने के बाद में जो बना विलयन, उसका कुल वाष्प दाब जो हुआ वो 600 mmHg हो गया, ठीक है ना। ये कह रहा है क्वेश्चन। अब कहता है तो मिश्रण का संघटन ज्ञात कीजिए। संघटन मतलब मोलन्स, ठीक है ना, मोलन्स पूछा इसने। तो ये जो मिश्रण बना, इसके अंदर अवयव ए का कितना है मोलन्स, इसके अंदर अवयव बी का कितना है मोलन्स, ठीक है, ये हमसे ज्ञात करने कह रहा है। और ये है किसका, विलयन का, ठीक है। और अगर तुम मोलन्स ज्ञात कर लोगे तो उसके बाद तुमसे पूछा इसने, साथ ही वाष्प प्रवस्था का संघटन भी ज्ञात कीजिए। वाष्प प्रवस्था का मतलब क्या हुआ कि जब दोनों मिक्स हुआ तो लिक्विड फॉर्म में थे, तो उनका क्या बनेगा, वाष्प, क्या बनेगा उसका। तो वाष्प अवस्था में भी मोलन्स होते हैं, तो उसमें Y1 और Y2 बनता है, यहाँ पर बी बोला इसने, ठीक है ना। Y ए का बताना है मोलन्स और Y बी का भी मोलन्स बताना है, ठीक है ना। हो गया, इसमें तुमको Y बी और Y ए दोनों के मोलन्स बताने, ठीक है ना। अभी हमारा एम क्या है, एक्स ए और एक्स बी के साथ साथ Y ए का मान भी निकालना है और Y बी का मान भी निकालना है, ठीक है ना। ये तुमको निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमने अभी लिखा था फॉर्मूला, क्या लिखा था कि P कुल विलयन का जो कुल वाष्प दाब होता है वो दोनों के जोड़ के इक्वल होता है, यानी कि P1 प्लस P2, ए और प्लस बी, अवयव ए का वाष्प दाब प्लस अवयव बी का वाष्प दाब। कुल हमको इसने दे रखा था यहाँ पे 600,
यहाँ हम लोग 600 रख देंगे mmHg, और यहाँ पी ए का मान क्या होगा, देखो पी ए का मान होगा पी नॉट ए, है ना, एक्स ए, क्या होगा एक्स ए, ठीक है, प्लस पी नॉट टू और एक्स बी। हाँ यहाँ पर बी ले देना, जहां पर अपन लोग बी लिखे ना, तो बी लिख दिया उसे, दिक्कत नहीं कोई। देखो अब तुम इसको फिर से चेंज कर सकते हो, पी नॉट ए, एक्स ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक माइनस एक्स बी लिख सकते हैं ना, प्लस पी नॉट बी और एक्स बी। मेरे को तो ये बस ये याद रहता है, इसको तो मैं खुद ही लिख लेता हूँ और तभी बना लेता हूँ फॉर्मूला। देखो पी नॉट ए की इंटू करो इसमें, तो ये बन जाएगा, फिर माइनस पी नॉट ए और एक्स बी प्लस पी नॉट बी और एक्स बी। देखो पी नॉट ए का मान हमको दे रखा है, कितना है 450 है ना, 450 है, 450 है, और यहाँ पर क्या है माइनस है ना, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, पहले प्लस लिख दिया, यहाँ से पी नॉट बी देखो क्या है, यहाँ से एक्स बी और एक्स बी कॉमन ले सकते हैं ना, एक्स बी कॉमन आ जाएगा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ पहले पी नॉट बी माइनस ये वाला है ना पी नॉट ए, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो गया 450, 600 बराबर ना, ऊपर से देखो 600 था, प्लस एक्स बी क्या है, अब जो बी का मोलर्स जो मुझे निकालने हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या पी नॉट बी, पी नॉट बी का मान दो कितना लिखा था तुमने 750, 750 750 माइनस 450, है ना। अब ये हल हो जाएगा आराम से, कोई समस्या ही नहीं आएगी, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 600 में से इसको माइनस कर लेंगे 450 को, इज इक्वल टू मोलन्स अवयव बी का, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 002 आएगा, ठीक है ना, 200 आ गया। अब यहाँ कितना बचेगा 150 आएगा ना, 600 में से क्या चाहिए 450, तो 150 बटे कितना आ जाएगा 200 बराबर मोलन्स अवयव बी का, तो क्या हुआ ये कट गया आपस में, 5 या 15 5 20, तो मोलन्स जो आएगा अवयव बी का कितना आ गया, अवयव बी का मोलन्स आ जाएगा तुम्हारा, हाँ पे 300 आएगा इधर, हाँ 300 आएगा है ना, कितना आएगा 300 आएगा, 300 यहाँ पर ना खत्म हो गया, 15 दूनी 30 है ना, 1/2 1/0.5, ये क्या है अवयव बी का मोलन्स। अवयव ए का निकालेंगे कैसे करके, अवयव बी में से माइनस कर देंगे ना, एक में से गया कौन अवयव बी, क्योंकि इनका जोड़ क्या होता है 1 होता है ना, तो 0.5 बच गया पॉइंट। अब ये क्या निकला एक्स ए निकला, एक्स बी निकला, एक्स ए क्या है अवयव ए का मोलन्स द्रव अवस्था में, ठीक है, मुझे निकालना है वाई ए, क्या निकालना है गैसीय अवस्था में अवयव ए का क्या होगा वाष्पदाब। अभी मैंने आपको लिखा था फॉर्मूला, क्या लिखा था बताना, देखो पीछे लिखा था इधर, हाँ ये रहा, आंशिक वाष्पदाब बटे में कुल वाष्पदाब, ठीक है ना, ये हमको लगाना होता है। आंशिक तो पी ए लिखा जाएगा इंटू पी कुल, है ना। अब पी ए कौन होता है, पी ए हमारा होता है पी नॉट ए और एक्स ए और इंटू पी कुल, समझ में आया। अब पी नॉट ए कितना है, देखो ये रहा इधर 450, कितना है 450, एक्स हमने अभी यहाँ पे ज्ञात करा है 0.5, कुल वाष्पदाब कितना है देखो इसका 600 है ना, तो यहाँ पर हम लोग इधर 600 रख देंगे और हल करेंगे इसको, कितना आएगा देखो, आधा करोगे 300 आ जाएगा, है ना, तो 450 गुना 300 कर दो इसको, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, है ना, 3 × 5 = 15, तो गड़बड़ आ रहा है, तो इतना सारा थोड़ी होना चाहिए, भाग में आता है ना ये फॉर्मूला, एक मिनट रुक जाओ, ये जो पीछे बनाया था फॉर्मूला, देखो इसको भाग करना पड़ेगा ना, बट्टे में आता है वो y1 = p1/, इससे भाग करना पड़ता है, ठीक है ना, तो ये इंटू में जाकर के भाग में जाएगा, 600 जो है ना 600 ये ना ये
यहाँ नहीं रहता है, ये इसके अपॉन में रहता है, ठीक है। तो अपॉन हम लोग यहाँ रख देंगे, अपॉन में पी कुल, मेरे को इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है, पी कितना आएगा, पी नॉट ए और एक्स ए अपॉन क्या आएगा 600। अब पी नॉट ए कितना है 450 गुना 0.5 है ना, एक्स ए था हमारा, यहाँ 600 आ जाएगा, ये जीरो जीरो का वापस में खत्म हो गया है ना, और यहाँ कितना 60 बच गया, तो ये 0.5 है, हटाओगे कितना आएगा 10, 5 दूनी 10 हो गया। अब 2 से भाग तो होगा नहीं, तो वाई ए का मान निकालेंगे भाग करके, तो 45 बटे कितना आ जाएगा, देखो इसे हम लोग काट लेते हैं, 5 कितना नहीं 45 और 5 कम 5 5 दूनी 10, ठीक है, 9 बट्टे 12, फिर 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी ऊपर कितना बचेगा 3 और नीचे बटेगा 8 है ना। इसको भाग करोगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा 3, 8 तिया 24 3 है ना, और वाई बी कितना आएगा फिर 0.7, अगर 0.3 ए है तो बी कितना आएगा 0.7 ही तो आएगा, क्यों आएगा 0.7, क्योंकि इनका जोड़ एक होता है, ठीक है ना। ऐसे हल करना था इस प्रश्न को, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, हार्ड बिल्कुल नहीं है ना, घर जा करके ट्राई करना, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बुक में एनसीईआरटी में, ठीक है, कर लोगे तो तुमको आराम से आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, अरे समझे तुम लोग, घर जा करके एक बार इसे बिना देखे खुद से करना, दोबारा से फंस जाओ तो देख लेना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है आदर्श और अनादर्श विलयन, ठीक है ना। इसके बाद में क्या आता है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन, आदर्श एवं अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, ये क्या होता है, हम इसे बोलते हैं इसमें आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है भाई, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। देखो आदर्श क्या होता है, आदर्श है ना, आदर्श विलयन क्या होता है, आदर्श विलयन अपन इसे बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। देखो जो माता पिता की बात मानता है वो बच्चा तो आइडियल होता है ना, वैसे भी तो यहाँ पर बाप कौन है, राउल्ट भाई साहब, ठीक है, तो जो राउल्ट की बात को मानेगा वो कौन होगा, आदर्श होगा। तो राउल्ट के नियम का, मैंने राउल्ट के नियम का पालन करने वाले विलयन है ना, करने वाले विलयन कौन होते हैं, करने वाले विलयन आदर्श होता है, ठीक है ना भाई, आदर्श विलयन होता है, ठीक है, आदर्श विलयन कहलाता है, ठीक है ना, आदर्श विलयन कहलाता है। नहीं लिखा तो लिखे ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है फटाफट से। एक होता है तुम्हारा कौन, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन है ना, अनादर्श विलयन क्या होता है, जो आदर्श, जो कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, ठीक है ना, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन, ठीक है, जो क्या करता है, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, देखो पालन करता है इसका मतलब क्या है, मान लो एक विलयन ए है, क्या है, एक विलयन ए है, तुमने इसका निकाला वासुदाब, क्या निकाला, एक विलयन ए है, तुमने इसका निकाला वासुदाब राउल्ट के नियम के सूत्र से, ठीक है ना, वो मान लो आ गया आपका 450 mmHg, कितना आ गया 450 mmHg आ गया, और उसी विलयन का तुमने वासुदाब एक्सपेरिमेंटली निकाला, क्या निकाला, एक्सपेरिमेंटली मतलब लैब में गए है ना, हमारे पास एक यंत्र होता है मैनोमीटर, ठीक है ना, उससे आपने उसको निकाला और वहां से भी कितना आ गया 450 mmHg, तो मतलब एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली, मतलब कि राउल्ट के नियम से निकाला हुआ वासुदाब, और किससे निकाला हुआ एक्सपेरिमेंटली, मैनोमीटर से, सॉरी मैनो नहीं, नैनो है ना, नैनोमीटर होता है, ठीक है ना, ये नापता है वासुदाब, ठीक है, और इसी का अंदर कौन होता है, मरकरी वहां भरा हुआ, तो जितना मिलीमीटर उठता है उसका मीटर, उतना क्या होता है वासुदाब होता है उसका, तो दोनों से एक्सपेरिमेंटली और फॉर्मूले से निकाला तो सेम आ गया ना, तो हम उस विलयन को बोलेंगे आदर्श विलयन, ठीक है, यानी कि राउल्ट के नियम का पालन हो रहा है। और ऐसा कोई विलयन बी है मान लो, है ना, कोई विलयन बी है
उसका वाष्पदाब जो है राउल्ट के नियम से निकाला आपने, राउल्ट के नियम से निकाला है ना, राउल्ट के नियम से निकालेंगे, वो मान लो कितना आया 450 mmHg आ गया 1 बिलियन बी का, और तुमने उसी बिलियन बी का निकाला वाष्पदाब किससे, नैनोमीटर से, ठीक है। तो उससे कितना आ गया, या तो कम या फिर अधिक आ गया। इसका मतलब उस विलियन ने राउल्ट के नियम का पालन नहीं किया है, कोई ना कोई वहां पर गड़बड़ी होगा, ठीक है ना। तो ऐसे विलियन को हम लोग क्या बोलेंगे, अनादर्श विलियन, पेपर में आता है बहुत ज्यादा, इसका ना इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है ये। अब आदर्श विलियन तो हो गया, आदर्श विलियन के अंदर आप ना सिंपली ये कह सकते हो, इसको ना थोड़ा सा मैं ऐसे करके ले देता हूं, देखो आदर्श में हम लोग ना ऐसा लिख सकते हैं कि जो P मतलब वाष्पदाब है, कौन सा वाला, अवलोकित वाला है ना, अवलोकित कह सकते हैं हम लोग, है ना। अवलोकित का क्या हुआ अर्थ, कि हमने जो ज्ञात किया लैब में जाकर के एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना, वो इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, P0 है ना, और x के 1 1, ठीक है। मतलब अवयव एक का जो राउल्ट के नियम से आया वो और अवलोकित आया वो दोनों आपस में बराबर आ गए, ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग तब करते हैं जब आदर्श होता है विलयन। तो P अवलोकित, अवलोकित वाष्पदाब जो हो गया वो इक्वल हो गया किसके, P राउल्ट, P राउल्ट है ना। तो राउल्ट के नियम से निकाला गया वाष्पदाब जो होता है, जो है वो अवलोकित वाष्पदाब के इक्वल होता है, तो हम कहते हैं वो आदर्श विलयन है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग कहते हैं कि अनादर्श विलयन है। कैसे, कि P अवलोकित है ना, अवलोकित इक्वल नहीं आया, कम अधिक हो सकता है किससे, P राउल्ट से, मतलब राउल्ट के नियम से कम या अधिक आ जाएगा तो हम उसे बोल देंगे क्या, कि वो अनादर्श विलयन है। अब अधिक आएगा या फिर कम आएगा, तो दो तो केस होगा, तो उसके आधार पे इसको बांटा गया है दो भागों में, किसको, अनादर्श विलयन को दो भागों में बांटते हैं हम लोग। कैसे कैसे बांटेंगे, देखो ध्यान से, अनादर्श विलयन है ना, अनादर्श विलयन यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ठीक है भाई, ये दो टाइप के होंगे, ठीक है। इसको ना मैं तुलना इसकी मैं अलग कर लेता हूँ, ठीक है, एक साथ इसमें आदर्श भी लाऊंगा ना साथ में, ये क्या हो गया, ये बन क्यों नहीं रहा है, सेलेक्ट नहीं हो रहा है, केवल ये सिलेक्ट हो रहा है, सारे मिट गए, मिट जा, देखो, यानी कि तुम्हारा विलयन हो गया है ना। तो विलयन कितने हो गए, एक तो हो गए आदर्श, एक क्या हो गया, आदर्श हो गया है ना, और एक हो गया अनादर्श, ठीक है ना। अब आदर्श की छोड़ो, ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है कौन सा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन, ठीक है, ये कौन है, अनादर्श, धनात्मक, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन है ना, प्रदर्शित करने वाले विलयन होते हैं। और एक कौन होता है, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, ऋणात्मक, ये सब तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए हर बातें, ठीक है ना, और तुम बार बार पढ़ोगे तो तुमको आ जाएगा। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, प्रदर्शित करने वाले विलयन, ठीक है ना, हो गया दोनों। अब देखो ये वाला कब होता है, मैं बीच में लाइन खींच रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसके बीच में अंतर स्पष्ट भी तो करूंगा, पेपर में आता है दोनों में अंतर बताइए लिखिए ना, तो तुम लोग टेबल बना करके ना सिंपल मोटी मोटी बातें जो होती है वो याद कर लेना, क्योंकि तुम बारीक में तो याद कर नहीं पाओगे, नहीं तो सारा डिटेल में है, क्या नहीं आ रहे, अब से हाँ समझा तो रहा हूं, तो देख करके समझ ले, कह रहा समझ नहीं आ रहा है।
तो वो घर जाकर पढ़ता नहीं ना, खाली छाप के उसने रख लिया है। क्या अलग अलग है? अरे सेम चीज है भाई, वो जो लोग नहीं पढ़ते ना उसको ऐसे लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि अलग अलग है। उसमें देख लिखा नहीं लिखा ना आदर्श में, क्या लिखा हुआ इसमें? ऋणात्मक विचलन लिखा उसमें। क्या पी ऑब्जर्व को तो बोलते हैं अवलोकित। मैंने हिंदी में लिखा ना पे, तुम हिंदी माध्यम के बच्चे हो तो कह रहा हूं, तुमको पता नहीं है ना इसलिए। पी ऑब्जर्व को बोलते हैं अंग्रेजी में अवलोकित वाष्पदाब, जो मैंने पीछे यहाँ पर अभी इधर लिखा था, देखो ये रहा, पी अवलोकित नॉट इक्वल टू होता है किसमें? अनादर्श में, वो लिखा है मैंने उसमें पी ऑब्जर्व। क्या लगाना भूल गया? नियम का पालन नहीं करते हैं। हाँ का पालन, नियम का पालन, इसमें नहीं लगाना भूल गया ना, यहाँ पालन नहीं करते हैं, ठीक है ना, नहीं करते हैं, ये हो गया ना, हो गया। तो मैं मुंह से तो बोल ही रहा था पालन नहीं करते हैं, तो तुम तो लिख ही रहे होंगे, रिवीजन तो मैं करा रहा हूं तुम्हारा। अब यहां पर क्या आ रहा है, देखो दो टाइप थे ना, आदर्श में क्या हुआ, अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें जो P होगा अवलोकित है ना, यानी कि वही ऑब्जर्व वाला, वो ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। किससे? राउल्ट के नियम से। राउल्ट का नियम क्या बोलता था? P01 और X1, ठीक है ना, मतलब राउल्ट के नियम से ज्यादा जब आता है वाष्पदाब, ठीक है ना, तब हम लोग कहते हैं कि वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित होता है, ठीक है ना। और अगर जो P अवलोकित है, जो P अवलोकित है वो कम हो जाता है, मतलब राउल्ट के नियम से कम अगर शो करता है वाष्पदाब कोई विलयन, तब हम कहते हैं धनात्मक विचलन है, ठीक है ना। कम और अधिक का मतलब क्या हुआ, जैसे फिर से हम लोग समझते हैं इसमें लेकर के एग्जांपल, कि मान लो अगर एक विलयन है ना, उस विलयन के अंदर कोई लिक्विड है, उसका हमने नापा वाष्पदाब किससे? राउल्ट के सूत्र से, इससे वो आ गया मान लो 300 mm Hg, कितना आ गया? 300 mm Hg। और इसी विलयन का मैंने जाकर के नापा वाष्पदाब किससे? नैनोमीटर से, और उससे कितना आ गया? 500 आ गया। कितना आ गया? तो राउल्ट के नियम से अधिक नहीं आ गया, ये नापा किससे? इस फॉर्मूले से, जो कि राउल्ट का नियम ही है, उससे आया 300 mm Hg। लेकिन हमको ना बिलीव नहीं हुआ, मैं कहा इतना सारा इसमें दाब पड़ रहा है, 300 होगा, डाउट हुआ, तो जाकर के मैंने उसको नापा किससे? नैनोमीटर से, उससे देखा तो पक्का यार हमारे साथ सही निकला, 300 नहीं होना चाहिए, 500 होना चाहिए, ठीक है ना। अब राउल्ट के नियम से तो इतना आ गया, और वास्तव में है कितना उसका? इतना, तो ज्यादा नहीं हो रहा है, तो राउल्ट के नियम से अधिक वाष्पदाब प्रदर्शित करने वाला विलयन कौन सा है? ये, ठीक है ना। तो हम इसको बोलेंगे कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब इसी विलयन को अब इसके अंदर देखते हैं, है ना, यहां देखेंगे। अब मेरे पास एक विलयन है, ठीक है, इसका हमने राउल्ट के नियम से निकाला क्या? वाष्पदाब। इस फॉर्मूले को यूज किया मैंने और ज्ञात कर लिया, वो 300 mmHg था मान लो, है ना, हम लोग मान ले रहे हैं ना, इतना था। लेकिन मैंने कहा इतना सारा मुझे लगता नहीं इसके अंदर, इतना सा चीज है और इतना दाब आ रहा है, तो हमने इसको नैनोमीटर से नापा तो 250 mmHg ही निकला, है ना। जो राउल्ट के नियम दाब इतना समझा रहा है, बता रहा है, वास्तव में जाकर लैब में उसको नापा ना तो इतना निकल का है, पहले से कम आ गया ना। तो राउल्ट के नियम से कम जो प्रदर्शित करता है वाष्पदाब, ऐसा विलयन वो कौन होता है? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन होते हैं, ये में ध्यान रखना, ठीक है ना। समझ में आगे नहीं आगे, पहले ये बताओ अब ऐसा हुआ क्यों होगा, ठीक है, वो आप लोग यहां समझेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आदर्श विलयन में क्या हुआ होगा? आदर्श के अंदर जो तुमने सूत्र से निकाला वो, और जो हजार हमने नापा नैनोमीटर से, वो दोनों बराबर होते हैं, यानी कि P अवलोकित, है ना, P अवलोकित वाला वाष्पदाब इक्वल होगा किसके? P01 और X1 के, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं हुआ, है ना, इसमें क्या हुआ? P अवलोकित जो था वो क्या हो गया? इक्वल टू नहीं है किसके? P01 और X1 के, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? वो था कौन? अनादर्श, और ये हमारा है आदर्श, ना। अच्छे से पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे, दोबारा चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, हल्का फल्का भूल के तो रिवाइज कर लेना, याद हो जाएगा, है ना। अब इसमें क्या हुआ देखो कितना आसान लगता है मेरे को तो सब चीजें, तुमको आसान नहीं लग रहा अभी? तो तुम क्यों नहीं पढ़ते घर बैठ बैठ करके? मैंने भी जब पढ़ाया था तुमको ना, उसको पढ़ाया था मैंने, पहली बार पढ़ाया था जब शुरू में, उसके बाद मैंने भी नहीं पढ़ाया है। झूठ बोल रहे हो, अभी बीच में पढ़ाया था। तुमको पढ़ाया था कहां तक? सांद्रता तक पढ़ाया था ना ओनली।
पूरा पढ़ाया था आपने। सांद्रता तक ही तुमको पढ़ाया था रिवीजन में, वो तुमने कॉपी में लिखा था ना क्या? मैंने आधा अधूरा पढ़ाया। हाँ मैंने कॉपी में लिखा। पूरा नहीं पढ़ाया था मैंने आपको, है ना? मैंने तो केवल तुमको सांद्रता पद तक ही पढ़ाया था, राउंड पे नहीं पहुंचे थे। सारा पढ़ाओगे, इंपॉर्टेंट पढ़ाओगे। अब मैं तो ये सब इंपोर्टेंट लाइन है इसके अंदर, मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा इंपोर्टेंट है। राउंड का नियम भी पेपर में आता है, अनादर्श आदर्श आ सकता है ना, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सारा पढ़ाऊंगा। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि इंपोर्टेंट पढ़ा दो ओनली, है ना? तो ये इंपोर्टेंट है तो पढ़ा दो अच्छे से। इसके बाद में जो आएगा तुम्हारा संप्रासरी प्रासी विलन, ये भी क्या है? इंपोर्टेंट है ना? इसमें मेरे को सभी इंपोर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है ना? इसलिए मैं तुम्हें इसको सारा ही पढ़ा रहा हूँ। इसमें रिवीजन में 2 दिन लगेंगे, खत्म हो जाएगा। फिर बाकी ऑर्गेनिक तो मेन है टॉपिक है ना, वहां पर पढ़ेंगे हम लोग इंपोर्टेंट, ठीक है ना? इसमें क्या होगा देखो, अब ये सोचने की बात है कि इसमें दोनों सेम क्यों आ रहा है ना, और इसमें ज्यादा क्यों आ रहा है, इसमें कम क्यों आ रहा है, ठीक है ना? ऐसा होता है, हमारे पास होते हैं विलियन, क्या होते हैं? देखो यहां पर मैं एक में समझा रहा हूं, ठीक है? बाकी में तुम खुद ही समझ जाओगे। यहां पर जगह बना लो पहले, देखो यहां पर समझना। अब मैंने एनसीईआरटी की जो लाइन है उसमें ए बी लिखा हुआ है, उसको यहां पर समझा रहा हूं। मान लो मेरे पास एक है कौन? कंटेनर, एक पात्र है मतलब बर्तन है, इसके अंदर है अवयव ए, कौन है? अवयव ए है, ठीक है? या एक मान लो, कुछ ही मान लो। एक पात्र है, उसमें है अवयव बी, अवयव बी है। देखो अभी ये शुद्ध रूप में है, क्या है ये? मान लो एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी है, और यहां पर पानी मत मानो, है ना? फिर यहाँ पर कुछ फिट नहीं बैठेगा। यहां पर मान लो इसमें है इथेनॉल, कौन है? इथेनॉल है। मान लो एक गिलास इथेनॉल है, इथेनॉल होता है, ठीक है ना? इथेनॉल। और ये हमारे पास मान लो इधर कौन है? CHCl3, कौन है? ये भी कितना है? एक गिलास, कितना है? एक गिलास ये है CHCl3, यहां ना लिख करके मैं यहां लिख रहा हूं CHCl3। क्या है ये, पता है तुमको? अब तुमने ऑर्गेनिक पढ़ लिया भैया पूरा, तुम रिवीजन कर रहे हो, तो ये कौन है? कौन सा फॉर्म है ये? हाँ ठीक है। तो ये अच्छा, इसके अंदर मैंने इसको बी मान लिया है, इसको मैंने बी मान लिया है, तो इसके अंदर क्या होगा? बी बी क्या होगा? बी बी अन्योन्य क्रिया होगा। मतलब ये जो अणु है ये आपस में बॉन्ड बनाए होंगे, आपस में बॉन्ड, ठीक है, बन रहे होंगे इसके बॉन्ड आपस में ही। और यहां पर क्या होगा इसके अंदर? यहां पर मान लो इथेनॉल है ना इसके अंदर, तो यहां पर ए, मैंने इसको ए मान लिया, ठीक है ना? फिलहाल के लिए अवयव बी मान लिया, ठीक है ना? इसको मैं हटा दे रहा हूं फिलहाल यहां से। मेरे पास इसमें 2 हैं अवयव, एक ए और एक बी। तो जब ये अकेले अकेले होते हैं ना, तो इनके अणु के बीच में भी क्या होता है? अन्योन्य क्रिया, मतलब कि बल होता है, एक आकर्षण बल, ठीक है ना, जो अणु को बांधे रखता है। तो यहां पर क्या हुआ पड़ा है? इसके बीच में ए होगा, ए होगा, ठीक है ना? ये डॉट डॉट जो है मैंने गलती से लगा दिया है, डॉट डॉट यहाँ पे लगेगा, यहाँ लगेगा पूरा, ठीक है, ऐसे करके। ऐसे ना, ये अणु एक है, ये अणु एक है, ये अणु एक है। इस अणु का इस अणु के साथ में देखो ये डॉट डॉट बता रहा है कि इसके बीच में क्या है? अन्योन्य क्रिया, यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो उसको आपस में पकड़ के रखता है। ऐसे यहां पे होगा, ऐसे ही यहां पे होगा ए के बीच में, ठीक है? ये लिक्विड ए है, द्रव ए है, अवयव ए है, इसके बीच में कौन सा? ये वाला आकर्षण बल है, इसमें ये है। तुमने क्या करा? इनको घोल दिया, इनको घोल करके बनाया विलयन, ठीक है? ये बन गया विलयन। देखो तो ये आपस में मिक्स होगा ना। मिक्स होने का मतलब क्या होता है कि जो इसके बीच में ओल्ड वाला बॉन्ड है वो टूटेगा। वो क्या होगा? इसके बीच में जो ओल्ड वाला बॉन्ड है वो क्या होगा? टूटेगा, और टूट करके आपस में नए आबंध बनाएंगे, नए आबंध बनाएंगे ठीक है? देखो ऐसे ए और बी आपस में जुड़ गए, तो पहले बी भी आपस में टूट गया होगा, फिर यहां से टूट गया होगा, तो इनको टूटने के बाद में क्या बना होगा? ए बी क्या बना होगा? उसके बीच में नया अन्योन्य क्रिया उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना? देखो ए
बी। ये क्या है, ए बी एक अणु है, ए बी एक अणु है। इन दो अणुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया, यानी कि ऐसा बल जो उसको आपस में थाम के रखता है ना। यहां पर क्या होगा देखो, फिर से ए, यहां पे डॉट डॉट रहेगा, ठीक है ना, ऐसे, ये ठीक है, ऐसे। ये क्या है, ये मिक्स करने के बाद में नई अन्योन्य क्रिया है जो विलयन के अंदर है, ठीक है। यहां हम लोग लिख देंगे इसके अंदर ए प्रकार, ए प्रकार अन्योन्य क्रिया के, अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया, ठीक है ना। ये आप लोग मेंशन कर लेना अच्छे से। और यहां पर क्या है, यहां पर बी प्रकार के अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया, ठीक है ना, ये इसमें होता है। और यहां पर क्या है, ए बी प्रकार के अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया, ये होता है किसके अंदर, विलयन के अंदर। समझे तुम लोग, एक ए था अवयव, एक बी था अवयव, इसके बीच में जो अणु है उसके बीच में ए प्रकार और बी प्रकार क्या है, अन्योन्य क्रिया, मतलब आकर्षण बल है, ठीक है ना, जो उनको आपस में रखता है, पकड़ के रखता है। जब तुम इनको आपस में घोल देते हो ना, तो पहले इनके आपस में टूटते हैं, तो जब ये अन्योन्य क्रिया टूटेगा तो ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा, और जब बनेंगे नए आबंध तो उसके बीच में ऊर्जा यूज हो जाएगा, यूज, ऊर्जा निकलता भी है और फिर यूज भी होता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बार क्या होता है कि जैसे मान लो अगर मैं अमोनियम सल्फेट आप ले लो या फिर अमोनियम क्लोराइड, उनको जब पानी में घोलोगे ना तो पानी ठंडा हो जाता है, पानी यानी उसने कहीं ना कहीं वाष्प जो है वो लिया है कहीं से, उसमें उसने प्राप्त कर लिया, सोख लिया है, तो ठंडा हो जाता है। फिर वो देखो ये बन गया। तो जब आदर्श विलयन होता है, क्या होता है, आदर्श विलयन होता है। इसको तो मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे लिखना भी तो साइड में, देखो ये जो है इनके इसके नीचे मेंशन करना, इसको साइड में धर, इस स्टोरी में मेंशन कर ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ पे साइड में लगा दिया, लग गया हाँ, देखो ठीक है। वो मैंने तुम्हें समझाया, उसके बिना तुमको ना अब जो यहाँ लिखूंगा समझ में नहीं आता, अब आएगा, अगर तुमने समझाया ध्यान से तो ही आएगा, हमेशा नहीं आता है। मिक्स वाला क्या है, हाँ इसमें लिख रहा है डेल्टा मिक्स V इक्वल्स टू G। अभी वहां पर पहुंचूंगा तभी तो वो बताऊंगा, अभी तो यहाँ पहुंचा मैं भी, है ना। इसके पास इतनी- देखो हाँ, तो भैया मैंने अभी खत्म कर टॉपिक ये, जब खत्म कर दूंगा, जब बोल रहा हूँ मैं सब बताता हूँ बच्चों को, ऐसे देख लो। अभी मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो ये उसमें था ना, था उसमें, लेकिन तुमने यहाँ तो पूछा नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें समझाया, सब आ गया। अबे अभी आगे जाऊंगा तो बताऊंगा, सबर तो करता नहीं है। देखो अब आदर्श में क्या होगा, ये जो ए क्या बोला मैंने, ए अन्योन्य, अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य गलत लिख दिया मैंने, ये के बाद देखो ए प्रकार के अन्योन्य, अन्योन्य क्रिया होता है ना, वो बराबर होता है किसके, इतना लंबा हम लोग क्यों लिखे बार ना, देखो हम कर रहे हैं रिवीजन, तो तुम्हें बस फटाफट से ना समझा दे रहा हूं। इक्वल होगा किसके, ए बी के, सॉरी बी के, जितना आकर्षण क्या होगा बी के बीच में होगा, उतने क्या होगा ए बी के बीच में, कितना होगा ए बी के बीच में होगा, ठीक है ना। यानी कि इसका अट्रैक्शन प्लस इसका इंट्रैक्शन प्लस इसका इंट्रैक्शन, तीनों का बराबर होता है, इसलिए क्या होता है आदर्श विलयन, ठीक है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, मतलब ज्यादा निकल के आ रहा है, क्या चीज, वाष्प दाब। क्यों निकल के आ रहा है, देखो जो ए बी के बीच में था, ए के बीच में था और बी के बीच में था, अरे यार क्या लिखा मैंने यार, ए के बीच में था, ठीक है, वो क्या हुआ, वो इक्वल था किसके, बी के, क्या गलत, ठीक है, इनका तो आपस में था कैसा इक्वल, लेकिन जब हमने मिक्स किया, जब हमने उसको मिक्स किया तो उसका कम हो गया, उसका, हाँ ए बी का, इसको थोड़ा छोटा कर लेता है ना,
अट्रैक्शन कम होता है किससे? ए बी से। ए बी से कम होता है, मतलब ए बी का कम होता है। ए बी का देखो इधर, यहां देखो तो ध्यान से, इसको ना समझाते हैं फिर से, जब तुम्हें बड़ा कर लेता हूं अभी ना। देखो जो ये वाला है आकर्षण और जो ये वाला, ये तो जो है सो है ही, ये जो बना ए बी के बीच में, इसके बीच में आकर्षण कमजोर पड़ गया। क्या बन गया? कम है आकर्षण। जब आकर्षण कम है इसके बीच में, तो ए बी का निकलना आसान होगा। ए बी का निकलना मतलब वाष्प बनने में आसानी हो जाएगी, है ना। कम तापमान पर क्या हो जाएगा? ये जो वाष्प अवस्था है ना वो ज्यादा बनेगा, यानी कि द्रव अवस्था जो होगा वो इजिली गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ए बी के बीच में क्या है? कोई रोक टोक तो है नहीं, पकड़ने वाला तो कोई है नहीं उसका, है कि नहीं। यानी कि अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, तो ये बन करके हवा में उड़ेंगे आसानी से, ठीक है ना। जिस घर में बड़ा भाई नहीं होता उस घर की लड़कियां ज्यादा हवा में उड़ती हैं, कोई टोकने वाला नहीं होता ना, इसलिए कोई टोकने वाला नहीं होता, इसलिए हम, अब बड़ा भाई घर में है जिसके, वो कूदता रहता पकड़ के, कि नहीं। अरे वो वाली बात नहीं कह रहे हम बस ये कह रहे कि मतलब वो अपने को बॉस समझते हैं। क्या समझते हैं? बॉस। बड़ा घर में जो होता है वो बॉस तो समझता है। तो ये हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है? वाष्प इसके अंदर कम है। हाँ मेरी कैसे कह रहे हो? हाँ पापा क्या है? पापा तो है जो है। ठीक है ना, समझे। बॉस है एक डॉन है। एक बॉस एक डॉन है, समझी भाई? राजी महाराज समझ गए। देखो तो तो मैं समझे, पहले बताओ हाँ। इसमें क्या हुआ? इंटरेक्शन कम है ए बी के बीच में, तो हवा में ज्यादा उड़ेंगे। इससे कोई नीचे पकड़ के खींचने वाला है नहीं, है ना, जैसे हवा में नहीं उड़ पाती। सर जी मेरा इस वाला मम्मी हैं? का है। क्या मम्मी अभी आएगा इधर? देखो अबे मम्मी मम्मी नहीं है इसमें कुछ भी, देखो तो ध्यान से। अब यहाँ पर क्या देखो इधर से, यहाँ पर क्या हुआ? ए बी के बीच में क्या हुआ? ए और बी बी, क्या हुआ? बी बी। इनमें जो अट्रैक्शन है उससे ज्यादा किसमें है? ए बी में। नहीं समझे तुम लोग? अब ए बी के जो अणु है ना उसको नीचे कस के पकड़ रखा है दूसरे, किसने? अणुओं ने। तो वो ऊपर उड़ नहीं पाएगा, ऊपर उड़ नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो उड़ नहीं पाएगा तो वाष्प क्या होगा? कम बनेगा, ठीक है ना। ये बात हमें ध्यान रखना है। बस समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही आसान है, इजी है। तुमको बस यहाँ पर ना माइंड में ये रख के चलना है कि ए के बीच में जो अट्रैक्शन है बी के बीच में है वो ए बी के बीच में भी उतना ही है, इक्वल है। तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग? आदर्श विलयन होगा। अब जो ए और बी के बीच में है वो ज्यादा है किससे? ए बी से। यानी ए बी के बीच में आकर्षण बल कम है, उससे क्या होगा? आकर्षण बल कम है तो कोई रोकने वाला नहीं है, इसलिए आराम से वाष्प बनेंगे और ज्यादा बनेंगे। तो ये शो करेंगे कैसा? धनात्मक विचलन दर्शाएंगे, ठीक है। और जो ये है ऋणात्मक विचलन, इसमें क्या होता है? ए बी के बीच में ज्यादा अन्योन्य क्रिया होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब तुम भागने को रेडी हो तो हम पकड़ रखेंगे ऐसे करके, तुम भाग पाओगे नहीं ना, तुम गैस नहीं बनोगे। ठीक है, वो यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। बहुत इजी चीज है। अब इसमें क्या होगा देखो, अब आ गया तुम्हारा आगे। तो तुमको पहले तो हम लोग ये समझ गए इसके अंदर कि ए बी और ए और बी ये क्या होती है? अन्योन्य। अन्योन्य क्या होता है? अन्योन्य क्रिया, ठीक है। अब सुनो, मैंने एक बात और कहा तुमको कि जितना इसके अंदर ऊर्जा निकला उतना यूज हो गया। तो डेल्टा वी मिक्सिंग, ठीक है, ऐसा नहीं, डेल्टा मिक्सिंग वी, है ना। हम लोग यहां पर लिखते हैं मिश्रण। क्या लिखते हैं इधर? मिश्रण। यानी कि अगर मान लो ये था कितना? 30 ml, कितना था? ये था 30 ml, दोनों को मिक्स किया तो बना विलयन कितना? 60 ml। कितना मिला भाई? 30 से 30 मिला दिया, कितना बन गया? तो जो डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन किसमें? आयतन में। वो कितना होता है? 0। क्या होता है? मतलब इस दोनों को जोड़ करके इसमें से माइनस कर दो तो कितना आएगा? आएगा ना, 0 आएगा। तो मिक्सिंग क्या है? 0। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या होगा कि डेल्टा मिश्रण जो है वो ज्यादा आएगा। ये मान लो कितना है? 30। ये कितना है? ये 30 नहीं, ये 60 नहीं आएगा, ये 60.1 आ जाएगा, ये 60.001 आ जाएगा, ठीक है ना।
हल्का सा बढ़ के आएगा थोड़ा, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा, इसमें कम आएगा, इसमें डेल्टा मिश्रण जो है क्या है, मिश्रण, वो क्या आएगा, वो कम आएगा 0 से, मतलब ये 60 नहीं आएगा, ये 60 59.999 ऐसे है ना, कम आएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। ये नेगेटिव में जा रहा है, कहां पे, नेगेटिव में। और फिर क्या होता है, डेल्टा मिश्रण H का मतलब क्या है, एंथैल्पी। इसमें जितना उष्मा निकला टूटते समय AO का, उतना यूज हो गया बनते समय। AA टूटा, BB टूटा होगा, आबंद ऊर्जा निकली होगी, तो जितनी ऊर्जा निकली उतना ऊर्जा यूज हो गया कब, जब AB बना, AB तो टोटल एंथैल्पी यानी कि ऊर्जा क्या हो गया, यूज हो गया, तो 0 क्या हो गया। यहां पर क्या होता है, डेल्टा मिश्रण, डेल्टा H वो क्या होता है, ज्यादा, क्या होता है, कमजोर है ना इसके बीच में बॉन्ड, तो क्या हुआ, जितना टूट के आबंद ऊर्जा निकला उतना यूज नहीं हुआ, थोड़ा सा बचा रह गया होगा, इसीलिए आपको विलयन थोड़ा सा गर्म दिखाई देगा पहले से, ठीक है ना, तापमान बढ़ जाएगा उस विलयन का, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, डेल्टा H ज्यादा होगा, इसमें क्या होगा, ठंडा दिखाई देगा, ठीक है ना। इसमें मिश्रण का जो एंथैल्पी है ना वो कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम, ठीक है ना, 0 से कम। अब आ रहा है भाई मिश्रण, तुमको समझ में आ रहा है, ये मिश्रण क्या है, तो ना सही समय का तैयार करना चाहिए, मैं सब बताता हूँ बच्चों, ठीक है ना, पहले बोलने लगते हैं कुछ लोग, बताओ, ठीक है। और इसमें क्या होता है, और तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ये तुमको ध्यान देना है। इसके बाद में इसमें आता है एक चीज और, इसके उदाहरण, उदाहरण बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आदर्श विलयन प्रदर्शित करने वाले कौन कौन से अवयव है, देखो समान प्रकृति के, कौन से मैंने कहा, समान प्रकृति, समान लेते हैं, समान प्रकृति के, है ना, प्रकृति के अवयवों का मिश्रण, अवयवों का मिश्रण, अवयवों का मिश्रण है कि नहीं। अब सुन ध्यान से, मान ले यहां पर हमने मिक्स कर दिया इसके अंदर क्या, एन ब्यूटेन, और हमने इसको मिक्स करा किसमें, एन हेक्सेन में, किसमें, सुनो, ये भी हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन, दोनों कैसे होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो आपस में आराम से मिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। समान प्रकृति के हैं दोनों ही, कैसे हैं, समान प्रकृति के, मतलब कि दोनों ही हाइड्रोकार्बन है ना, घुल गया आराम से, ठीक है। अब हमने इसमें और ले सकते हैं क्या, CHCl3, इसमें एग्जांपल इसके बड़े अच्छे अच्छे हो रहते हैं ना, क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल हो गया इसमें, है ना, तुमको तो उसमें दिया होगा, आदर्श विलयन एनहेक्सेन हो गया ना, ब्रोमो इथेन हो गया, ठीक है, बेंजीन टोल्यून, है ना, चलो तुम ये ले लो, इसके अंदर बेंजीन क्या होता है, C6H6, और टोल्यून C क्या 6H5CH3, ये टोल्यून है, ठीक है ना। और क्या मिक्स कर सकते हैं इसके अंदर, इसमें और क्या ले सकते हैं, देखो, और तुम इसमें एग्जांपल में ये लिख सकते हो, CH3Br प्लस CH3Cl, ब्रोमो मीथेन, और मीथेन के तुम इथेन कर लो, ठीक है ना, C2H5Br C2H5Cl, ये समान प्रकृति के, क्या है ये, समान प्रकृति के। एग्जाम्पल सबको पता होना चाहिए कि आदर्श विलयन किस प्रकार के अवयव बनाते हैं, जो समान प्रकृति के होते हैं, एनहेक्सेन हो गया, क्लोरो ब्रोमो इथेन मीथेन हो गया, ठीक है ना, ये, ठीक है ना, बेंजीन टोल्यून हो गया, ठीक है, समान प्रकृति के बड़े अच्छे इसके एग्जांपल है। इसमें धनात्मक विचलन कौन करता है, देखो इसके एग्जांपल देखो ध्यान से, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले कौन कौन हो गए, जिसमें क्या होते हैं, धनात्मक विचलन में मेरे पास क्या होता है, इसका अच्छा एग्जांपल कौन, देखने पर क्या है तुम्हारे बुक में, कार्बन डाई सल्फाइड और एसीटोन, है ना, CH2 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, एसीटोन क्या है ये, कार्बन डाई सल्फाइड है ना, कार्बन डाई सल्फाइड, और ये कौन है बताना, इसमें ये इसमें है एसीटोन, क्या इसमें एसीटोन मिक्स होता है, एक तो ये आपको ये एग्जांपल हो गया, इसमें एक एग्जांपल और होगा, देखो कौन है, CHCl3 नहीं, ये क्या, क्लोरोफॉर्म इथेनॉल है ना, हाँ, और एसीटोन कौन है इसके अंदर,
ये तुम्हारा उसका एग्जांपल है, ठीक है ना, जिसमें H बंद बन जाते हैं। इसमें तुम्हारा है इथेनॉल प्लस एसीटोन, एसीटोन, ठीक है। सुनो क्या है, देखो इसके बीच में H आबंद होता है पहले से, ठीक है ना, लेकिन जब से घोलते हैं ना तो H आबंद टूट जाता है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कम बनता है इसके बीच में विलयन के अंदर, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसके अंदर उल्टा होता है, इसमें H बंद बन जाता है बाद में। इसमें क्या होता है, इसमें CHCl3 प्लस एसीटोन, ये होता है हमारा CH3COCH3, ठीक है ना। तुम जल में वो घोल दो, कौन, इथेनॉल, तो ये भी इसका अच्छा एग्जांपल है, ठीक है ना, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल था इसका, तुम्हें पता होना चाहिए। इसके बाद में इसमें आता है स्थिर क्वाथी, क्लोरोफॉर्मेशन हो गया ना, हाँ। इसके ये आगे सबको ग्राफ इसका बड़ा अच्छा होता है, देखो ग्राफ ना तुम इसका और देख लो, देखो भाई आदर्श का जो ग्राफ होता है, आदर्श विलयन का जो ग्राफ होता है, आदर्श विलयन का ग्राफ बताया तुमको, अभी हमने बना के तुमको दिखाया था ना ग्राफ। आदर्श का तो ग्राफ था हमारा ऐसा, देखो याद आया तुमने, अरे क्या बना दिए, एक ज्यादा ऊपर था और एक कम, ऐसे है ना। ये हमारा था कौन सा बताओ, आदर्श विलयन का ग्राफ है ना। ये हमारा कौन था, P1, ये P2 था, ये P1 था, ये हमारा P1 प्लस P2 था, है ना। धनात्मक विचलन का देखो ग्राफ कितना बढ़िया बनता है, इसमें तुम्हारा ग्राफ ना तुमको बनाना आना चाहिए, देखो ऐसे कुछ ऐसे टेढ़ा हो गया, अरे चाचा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन ग्राफ ऐसा बनाएगा। तो हो गया आदर्श का, इसका हो गया P2 P1 और ये P1 प्लस P2, इसमें ग्राफ ऊपर तरफ उठता है, ठीक है ना। मैं इसमें दूसरे रंग से इसको दिखा देता हूँ, ठीक है ना, देखो ऐसे ऊपर, मतलब जितना नॉर्मल था उससे अधिक शो कर रहा है, ठीक है ना। ये होता है धनात्मक विचलन का ग्राफ, ठीक है, बुक में बना हुआ फिर से ना, देख लेना ध्यान से। इसमें होता है कैसा, देखो इसमें ऋणात्मक विचलन में क्या होता है, तुम्हारा इसमें ऐसा रहता है, इसमें राउंड से कम आता है ना, तो इसमें तुम्हारा ये ग्राफ बना के तुम्हें दिखा देता हूँ ना, देखो ये दिखाता है किसको, P1 प्लस P2 को, ठीक, और ये तुम्हारा P2 और ये तुम्हारा इधर P1, तो इसमें पता क्या होता है, इसमें कम होता है 100, ठीक है ना, इसमें कम होता है, ठीक है ना, देखो कम, इसमें रहता है नीचे की तरफ। धनात्मक विचलन ये कर रहा है प्रदर्शित, ये ऋणात्मक और ये आदर्श, ठीक है ना। इस तरह से क्या होता है हमारा ये खत्म होता है, ठीक है ना, आदर्श और अनादर्श विलयन, ठीक है ना। इसको ना कॉपी करो फटाफट से। स्थिर क्वाथी ना देखो बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक तुम्हारा है ना, स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी। अब ये होता क्या है, हम इसको बोलते हैं क्या है बताओ इंग्लिश में, एजियोट्रॉप्स, क्या बोलते हैं इसको, एजियोट्रॉप्स कह लो, या फिर आप इसे कह सकते हो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है ना, हम इसे बोलते हैं अंग्रेजी में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये होता क्या है, देखो अभी तुम लोग क्या देख रहे थे, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक अवयव है, ठीक है सर, विलयन है ना, इसमें मोल अंश होगा अवयव ए का और अवयव बी का, ठीक है, और इसमें मोल अंश होगा वाष्प अवस्था में ए का और बी का, ठीक है। ये किसमें बताओ, द्रव अवस्था में मोल अंश किसके, अवयव ए और बी के। ये कौन है, ये भी मोल अंश है वाष्प प्रवस्था में, है ना, वाष्प प्रवस्था में संघटन, ठीक है ना, अवयवों के संगठन बोल दो, कहां जा रहे हैं करके यहां से, अवयवों के
संघटन बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिशन। और ये कौन है? द्रव, द्रव प्रवस्था, द्रव प्रवस्था में अवयवों, अवयवों के संघटन, घटन लिख दिया, बताओ संघ तो रह गया, ठीक है। मतलब ये किसमें? लिक्विड स्टेट में, और ये किसमें? द्रव, उसमें गैस अवस्था में, ठीक है ना, ये पूरा बंद है, ठीक है। अब सुनो, देखो जितना मोलंस, जितना मोलंस अवयव ए का है द्रव अवस्था में, उतना ही अवयव ए का है वाष्प प्रवस्था में, ठीक है। जितना एक्स बी है उतना ही वाई बी है। मतलब क्या हुआ? अवयव ए का संघटन द्रव अवस्था में, अवयव ए का संघटन वाष्प अवस्था में, दोनों बराबर होते हैं जिस विलयन के अंदर, ठीक है। वो विलयन क्या होता है? स्थिर क्वाथी बनाता है, ठीक है ना। क्या करता है? स्थिर क्वाथी बनाता है। मतलब आप इसको अलग नहीं कर सकते, ना तो क्या बोलते हैं उसको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। मतलब आसवन विधि से इसको हम अलग, तुम सोचो कि इसके अंदर मिक्स हो गया दो अवयव और तुम उसको फिर अलग करना चाहो, वैसे अलग कर सकते हैं बहुत सारे मिश्रणों को आसवन विधि से, जिसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। लेकिन इनका क्या होता है? ये एक निश्चित ताप पर क्या होते हैं? उबलते हैं। उसमें ए और बी दोनों मिक्स हो गया है तो अलग उसको आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये होता है हमारा स्थिर क्वाथी, ठीक है। ऐसा कंपोजिशन, देखो आ जाओ, एनसीईआरटी की लाइन है ना, बहुत अच्छी लाइन है इसमें, देखो ये रहा, ठीक है। स्थिर क्वाथी क्या होते हैं ये तुमको उदाहरण पता होना चाहिए, ठीक है ना। स्थिर क्वाथी का ये ना जो पैराग्राफ है एनसीईआरटी से, ये तुमको याद रखने हैं। देखो क्या होते हैं, पहले तो आता है इसका डेफिनेशन, क्या होता है? स्थिर क्वाथी क्या होते हैं? ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव व वाष्प प्रवस्था में संघटन समान होता है। संघटन ये वाली बात वो कह रहा है, ठीक है ना। एक्स है और वाई आपस में से इक्वल है, यह एक स्थिर ताप पर उबलते हैं। ये लाइन आपको फिट कर लेना है तेरे माइंड में, ठीक है। स्थिर तापमान पर क्या होते हैं? उबलते हैं। ऐसे प्रकरणों में संघटनों को परभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं कर सकते। अलग, तो स्थिर क्वाथी का ये तो हो गया डेफिनेशन, लिख लेना इसको, ठीक है, यही सही, बहुत इंपोर्टेंट है। इसके बाद में आता है कि दो प्रकार के होते हैं, ये स्थिर क्वाथी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है तुम्हारा कौन सा? ये वाला न्यूनतम स्थिर क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, ठीक है ना। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी होते हैं, ठीक है। न्यूनतम को क्या बोलते हैं? मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, ठीक है ना, ये बोलते हैं। यानी कि न्यूनतम को है ना हिंदी में तुम लोग न्यूनतम लिखते हैं, न्यूनतम, न्यूनतम क्वथनांकी, क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी। अच्छा ये कौन होते हैं? न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी वो विलयन शो करते हैं जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो धनात्मक विचलन क्या बोला हमने? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, प्रदर्शित करने वाले विलयन, करने वाले विलयन, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन न्यूनतम स्थिर क्वथनांकी, सॉरी, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी दर्शाते हैं, ठीक है। न्यूनतम क्वथनांकी, क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी बनाते हैं, स्थिर क्वाथी बनाते हैं। ये लिख दिया तुमने। इसके बाद इसका आता है एग्जाम्पल, कौन सा ऐसा विलयन है जो ये वाला बनाएगा, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारे इसमें ना लिखा हुआ है, देखो यार, न्यूनतम वाला इथेनॉल और जल का मिश्रण परभाजी आसवन द्वारा विलयन देता है। देखो 95% कौन होता है इसमें? इथेनॉल, ठीक है, और इसमें 5% होता है जल, ठीक है ना। कौन होता है? 95% इथेनॉल मिला दो, ठीक है, और 5% इसमें कौन होता है? H2O जल, ठीक है।
जो आप इसको घोलोगे ना आपस में, तब ये निश्चित तापमान पर उबलेगा, ठीक है, और दोनों को आप अलग नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन आता है फिर, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। ये कौन होते हैं, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी वो विलयन दर्शाते हैं जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये रहा, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहते हैं किसको, जो ऋणात्मक, ठीक है ना, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन क्या करते हैं, अधिकतम क्वथनांकी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, क्वथनांकी स्थिर क्वाथी बनाते हैं, ठीक है, याद हो गया। इसके एग्जाम्पल नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, वो तुमको ध्यान रखना, ठीक है। देखो ये हो गया, छाप लिया। इसका एग्जाम्पल जो है वही नाइट्रिक एसिड, इसका एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। 68% है ना नाइट्रिक एसिड, 32% जल। इसका एग्जाम्पल क्या रखेंगे, 68% HNO3, ठीक है ना, और 32% कौन होता है इसमें, जल, ठीक है, ठीक है ना। तो पता है क्या है, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी का मतलब तो क्या है, देखो इसमें क्या है, 95% कौन है, इथेनॉल। इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 72% के आसपास होता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट है ना, मैं इसका लिख रहा हूँ 80 के आसपास होता है, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि क्वथनांक। और जल का सब जानते हैं क्या होता है, 100, क्या होता है, 100 डिग्री होता है सेल्सियस, है ना, डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, 95% तो ये ले लो, 5% उसमें जल ले लो, तो जब मिक्स होकर के विलयन बनेगा ना, तो इस दोनों से कम होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट, क्या होगी, जो अकेला जल 100 डिग्री पे उबलता है, जो अकेला इथेनॉल ये 78 या ना 80 आसपास ऐसे होता है, 78 डिग्री पे ये बॉयल होता है, ये 100 डिग्री पे। लेकिन जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तब ये 72 डिग्री पर ही उबलने लगता है, ठीक है ना, कितने पे, तो दोनों से क्या है, कम है ना, दोनों से कम है, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। दर्शाते कौन होते हैं, धनात्मक विचलन जो प्रदर्शित करते विलयन वो। एक बात याद रखना है आपको। सेकंड क्या है, देखो अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी वो विलयन दर्शाते हैं जो राउल्ट के नियम से क्या करते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। इसका बेहतरीन जो एग्जांपल वो क्या है, 68% HNO3 और 32% H2O। इसमें एक और खास बात देखो ये होती है कि जो जल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, और जो नाइट्रिक एसिड है ये भाई साहब जो होते हैं 68 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, ठीक है ना। लेकिन जब इन दोनों को मिला दोगे तो ये 120 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, दोनों से अधिक। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 68 डिग्री सेल्सियस, ये कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। और जब दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों से अधिक नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, ठीक है ना। ये इसका ना परिभाषा था, ये एग्जांपल, ठीक है ना, ये तुम्हारा हो गया क्लियर। इसके बाद में क्या आता है, अणु संख्या गुणधर्म, ठीक है, अणु संख्या गुणधर्म, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं, टोटल 4 होते हैं ना, कितने होते हैं कुल 4, ठीक है। तुम्हारा काम क्या है इसका ना, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना, ठीक है।